सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप आजकल हसनपुर विधानसभा के प्रखंडों में घूम रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप को यहीं से बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना है और इसीलिए वो जा जाकर वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। एक तरफ जहां तेज प्रताप हाथ में लालटेन लेकर आरजेडी का मसाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ आरजेडी के सहयोगी साथियों ने आरजेडी के इच्छाओं को आग लगाना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव को देखकर महागठबंधन सबसे सुलझी हुई लग रही थी। हाँ, बीच में थोड़े मांझी साहब तेवर में आ गए थे, लेकिन वो भी तमतमाकर एनडीए में चले गए और फिर माना यह जा रहा था कि महागठबंधन का हर पार्टी अब आरजेडी के क्लास में अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त जब मांझी गठबंधन में थे, उस वक्त सिर्फ मांझी ऐसे नेता थे जो तेजस्वी के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे। बाकी सब दल तो तेजस्वी को अपना मार्गदर्शक मान चुके थे। लेकिन अब इस गठजोड़ में गृह युद्ध छिड़ गया है। महागठबंधन के अन्य दो दल आरएलएसपी और वीआईपी ने तेजस्वी के क्लास में विद्रोह करना शुरू कर दिया है। ये कहना कहीं से नया नहीं होगा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, लेकिन विद्रोह तो विद्रोह होता है। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी कह रही है कि उनके मुखिया यानी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, और वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी ये कह रही है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अब मान लीजिए अगर आरजेडी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री के लिए संभावित चेहरा कुशवाहा जी का हो सकता था, लेकिन आरएलएसपी और वीआईपी ने अपना अपना सीट फिक्स कर लिया है और इस हिसाब से आरजेडी का मूड स्विंग होना शुरू हो चुका है। आरएलएसपी के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभी तय नहीं है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा मानने की बात कही है। अब इन सब पर जैसा अनुमानित है वैसा ही हो रहा है। आरजेडी ने इन दोनों की मांग को खारिज कर दिया है। पार्टी की विधायक भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। हालांकि कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने, लेकिन अंदर की ये लड़ाई कब तक चलेगी या फिर ये बातें सिर्फ बयान के लिए बोला गया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब दूसरी खबर, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे ने अभी 2 दिन पहले ही बीआरएस देकर अपने पदभार को अलविदा कह दिया है और इसके साथ ही एसके सिंघल को अगले आदेश तक नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त भी किया जा चुका है। गुप्तेश्वर पांडे का बीआरएस उसी दिन गृह विभाग ने मंजूर कर लिया था। हालांकि बीआरएस देने से बिहार में चुनाव को लेकर उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिजाइन दिया है। खबर ये भी थी कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के जदयू जिलाध्यक्ष से मिलकर आए हैं, इसीलिए वो बक्सर या आरा जिला के किसी विधानसभा सीट से जदयू की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर खबर ये भी आई थी कि जदयू की ओर से वाल्मीकि नगर से लोकसभा के उपचुनाव में खड़े होंगे। बीच में आरोप यह भी लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की वजह से उन्होंने बीआरएस दिया है। लेकिन इन सब आरोपों के बीच कल शाम 6 बजे पांडे साहब फेसबुक पर लाइव आए और फिर उन्होंने इन सब आरोपों और अफवाहों का खंडन किया। चुनाव लड़ने की बात पर साफ मना तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो वो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं होगा, और अंत में ये भी कहा कि अगर बक्सर के लोग चाहेंगे तभी वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो 5 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर बैठ सकते हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सालाना 2 करोड़ तक का ऑफर था, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। बीआरएस देने की बात पर पांडे साहब ने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो बीआरएस ले लें, और बड़े बड़े लोग उन्हें फोन करके पूछते थे कि वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 महीने से उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। करीब 1 घंटे का यह लाइव कार्यक्रम था, जिसमें पांडे साहब ने शुरुआत से अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत की, अपने परिवार की और अपने ऑफिसर लाइफ के बारे में बताया और सभी आरोपों पर खुलकर बोले। और अगर पूरे 1 घंटे का निचोड़ निकाला जाए
तो उन्होंने साफ तौर पर चुनाव न लड़ने के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन थोड़ा सा संकेत जरूर दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी पांडे साहब के बारे में और देना चाहूंगा, और वो ये है कि पांडे साहब 1987 बैच के आईपीएस हैं और एक बार पहले 2009 में बीआरएस लेकर चुनाव लड़ने का प्रयास भी कर चुके हैं। बक्सर के लोकसभा सीट से उन्हें बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने का मन था और इसीलिए बीजेपी वहां उस वक्त के जो सांसद थे लालमुनि चौबे, उन्हें टिकट नहीं देने की सोच रखी थी, लेकिन लालमुनि चौबे बाद में बागी हो गए और फिर टिकट उन्हें ही मिल गया और फिर गुप्तेश्वर पांडे ने अपना बीआरएस वापस ले लिया और दोबारा नौकरी में उनकी वापसी हो गई। हालांकि ये बात भी विवाद में रहा था कि एक बार बीआरएस लेने के बाद उनकी वापसी कैसे हो गई। 19 में बिहार के डीजीपी बने थे और फरवरी के अंत तक डीजीपी के पद पर रहना था, लेकिन उन्होंने 5 महीने पहले ही ये बीआरएस दे दिया है। अब तीसरी खबर, पांडे साहब चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक हमला शुरू हो चुका है और ये शुरुआत हुई है तेज प्रताप यादव के द्वारा। तेज प्रताप इस वक्त हसनपुर विधानसभा घूम रहे हैं, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसी बीच जब उन्हें पता चला कि पांडे साहब चुनाव लड़ सकते हैं तो उन्होंने उनका नाम लेकर कहा है कि पांडे साहब सिर्फ नाम का वर्दी पहन रखे थे और वो शुरू से ही पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पांडे साहब किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, इससे महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेज प्रताप अपने 2 दिवसीय दौरे पर हसनपुर गए हुए हैं, जहां से उन्होंने ये रोड शो किया था और वहीं पर बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमला भी किया है। नीतीश जी के लिए उन्होंने कहा है कि हसनपुर घूमने के बाद उन्हें पता चला कि हसनपुर में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है और अगर वो वहां से जीत कर आते हैं तो जिस तरह से उन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज खुलवाया है उसी प्रकार हसनपुर में भी वो मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए तेज प्रताप ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के रवैये से किसान फांसी पर लटक रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आरजेडी सरकार बनाती है तो बिहार का पूरा विकास किया जाएगा और जितने भी मिल बंद पड़े हुए हैं उनको खोला जाएगा। अब चौथी खबर, आज 12:30 बजे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आना है। ये बैठक आने वाले चुनाव को लेकर योजना बनाने के लिए बुलाई गई है और एलएसपी ने महागठबंधन के सामने कुछ मांगे रखी है और इसीलिए सीट शेयरिंग के साथ साथ सभी मांगों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक को अहम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि बैठक से पहले आरएलएसपी के प्रमुख महासचिव माधव आनंद मीडिया में ये इशारा दे चुके हैं कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। माधव आनंद ने ऑन कैमरा ये कहा है कि महागठबंधन में कंफ्यूजन है, ऑल इज वेल नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि मसला केवल सीट का नहीं है बल्कि नीतियों का भी है। माधव आनंद ने ये कहा है कि अभी जो वर्तमान में उनकी बातचीत बड़े नेताओं से हो रही है उसके बारे में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। माधव आनंद कांग्रेस और आरजेडी से खफा भी थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। सभी पार्टियों में आपसी कला है, लेकिन आरजेडी या कांग्रेस आगे आकर दायित्व नहीं ले रही है। इसलिए पार्टी एक बार सोच विचार करने के लिए अपने सदस्यों के साथ एक बैठक करना चाहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैठक आज 12:30 बजे राजीव नगर रोड नंबर 23 में होने वाली है। अब अंतिम और 5वीं खबर, जदयू और लोजपा इन दोनों के बीच पिछले कई दिनों से गृह युद्ध चल रहा है। एनडीए में भाजपा और जदयू ने लोजपा को 33 सीट पर समेटने के लिए अड़ी हुई है। वहीं लोजपा शुरू से ही 143 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन ऐसा होगा इसका चांस नेगेटिव है और इसीलिए बीच में लोजपा का एनडीए से बाहर जाने की बात भी हो रही थी। लगातार ये खींचतान चल रही थी और फिर जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस बीच में बिहार आए थे और दोनों को समझा बुझा कर गए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद से ही लोजपा फिर से अपनी पुरानी राग पर आ गई और फिर से दोनों पार्टी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। खबर यह भी है कि लोजपा इन 143 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगी ही, लेकिन इसके साथ ही लोजपा अपने उम्मीदवारों को जदयू को टारगेट करते हुए उतारेगी। खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है क्योंकि कोई भी आधिकारिक बयान लोजपा ने जारी नहीं किया। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना होगा। और जैसा कि लोजपा का इशारा था कि वो जदयू को टारगेट करते हुए उम्मीदवार उतारेगी, तो उस पर जदयू ने अपना प्रतिक्रिया भी दिया है। जदयू के सांसद नील कुमार पिंटू ने कहा है कि चिराग जब चुनाव में शून्य के स्कोर पर आउट हो जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने चिराग के बारे में ये भी कहा है कि चिराग पासवान को कोई गुमराह कर रहा है और वो अपने दिमाग से कम और दूसरों के दिमाग से ज्यादा चल रहे हैं। वहीं इन सब बयानों पर लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की कृपा से
बने हुए लोग नसीहत ना दें और लोजपा की तरह जदयू अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो जदयू का सारा भूत उतर जाएगा। हालांकि ये सब चुनावी बयानबाजी है और चुनाव होते ही ये खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।